Hello, my name is Pratik Gupta and welcome to PW UPSC वाला। तो एज यू पीपल आर अवेयर कि हमने अभी जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2023 के लिए, उसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर की बारी है। तो एज यू आर अवेयर दैट वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ GDP and then after that we discussed the topic of inflation, then we did banking, then we did fiscal policy, and in the last class we discussed about the balance of payment। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट द टॉपिक ऑफ पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक हमारे देश के अंदर है और जो हमारे सिलेबस के अंदर है, पहली बात तो ये मान के चलिए इट इज़ वन ऑफ द थिंग अबाउट विच करेंटली वी हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्कशन दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ आर कंट्री। सबसे कम डिस्कशन अगर किसी टॉपिक के बारे का में हमारे देश में अभी होती है तो मान के चलिए वो है आपकी पावर्टी के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर भी मान के चलिए बार बार न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि जब भी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो थोड़ा बहुत न्यूज़ के अंदर हाईलाइट हो जाता है। बट अबाउट पावर्टी दैट हार्डली वी हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अबाउट that how many people in case of our country are living below poverty line. After 2011-12 we hardly have any proper information. दूसरी बात देखिए यहाँ पे ये है, वो क्या है कि जब हम बात करते हैं टॉपिक में पावर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इन टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या। देखिए, नॉर्मली इन दोनों टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में बहुत देखने को मिलते हैं। हर साल पेपर 2 और पेपर 3 में मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो हमें इन टॉपिक्स में से देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपकी कोई वेलफेयर स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर आपकी एक जनरल ओपिनियन हो अबाउट पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मैल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। पर जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो देखिए, पहली बात, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। बट जो एक देखने में आया है वो ये है दैट नॉर्मली यूपीएससी इज टारगेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। when it comes to this topic, majorly they have been targeting the various schemes। ठीक है, स्कीम्स को यूपीएससी टारगेट करता है। अब देखिए, स्कीम्स तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है बिकॉज देर आर सो मेनी स्कीम्स विच आर बीइंग स्पॉन्सर्ड एंड यू कैन से रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोर देन 200 स्कीम्स वी हैव करेंटली। अब अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि कौन सी स्कीम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो देखिए उसका एक ही तरीका है, जो भी स्कीम न्यूज़पेपर में करंट इवेंट्स में हाईलाइट हो रही है, जिसके जैसे कई बार होता है कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कोई दैट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर न्यूज़ अबाउट अ स्कीम और कहीं पे कुछ ज़्यादा हाईलाइट कर किसी स्कीम के बारे में हो गया, तो चांस बन जाते हैं कि उस पर्टिकुलर स्कीम में से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाए। अब देखिए, नॉर्मली जब स्कीम्स में से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन होता कैसा है, हमें स्कीम के बारे में क्या पता होना चाहिए, वेलफेयर स्कीम के बारे में। तो पहली बात हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि विच इज़ द मेन मिनिस्ट्री हु स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर स्कीम। तो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। द सेकेंड थिंग दैट वी पीपल शुड नो अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कीम इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो पहली बात ये मिनिस्ट्री और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चंस जो बेसिकली आपके आते हैं वो इन दो चीज़ों को टारगेट करके बनाए जाते हैं। और रही बात प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स तो हार्डली यूपीएससी आपके प्रीलिम्स में पूछता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग पार्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब रही बात पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक में आपके प्रीलिम्स में से और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए उसी से रिलेटेड हमने ये क्लास आपकी डिजाइन करी है। okay, that we are going to discuss certain things about the topic of poverty and employment, and with the help of that I would say that something or some part of you people will be able to understand कि इनमें से भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमें उसको टैकल कैसे करना है। ओके, so we are going to start with two things, poverty and unemployment। so पहला जो हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा वो हमारा डिस्कशन होगा अबाउट पावर्टी इन केस ऑफ आर कंट्री। okay, that what are the different measurements we have in case of our country regarding poverty and the related part, the curve and the other, जो हमें डिस्कस करने हैं इन अ लिटिल बिट डिटेल। अब देखिए, पहली बात जब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है पावर्टी की, सो नॉर्मली ग्लोबल लेवल पे जब हम पावर्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन समबडी इज नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल। और बेसिक नेसेसिटीज होती क्या है, वी हैव फूड,
क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। मूवी भी आई थी, आप लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। और आज के बारे में भी हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें एटलीस्ट बेयर मिनिमम कोई भी इंडिविजुअल अफोर्ड करना चाहिए। पर जैसे जैसे मान के चलिए कि इन चीजों से ज्यादा भी किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है, सो कंट्रीज आर कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, दो नहीं इनफैक्ट मैं कहूंगा तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वो ये है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, देन यू कैन से बेसिक एजुकेशन, and then third you can say we have the proper sanitation condition and water, clean drinking water availability। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिसाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर दैट वी आल्सो नीड टू हैव सम मोर थिंग्स लाइक योर प्राइमरी हेल्थ केयर, देन बेसिक एजुकेशन, एंड देन आफ्टर दैट यू आल्सो नीड टू हैव सैनिटेशन एंड दी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एट योर डिस्पोजल। क्योंकि ये सारी चीजें मान के चलिए इस अर्थ पे जीने के लिए बेयर मिनिमम चीजें हैं। ठीक है, बट ठीक है, कंट्रीज अपने अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है और इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है। वो क्या है वो हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले देखिए, पॉवर्टी इज अ सोशल फिनोमेना इन विच देयर इज अ डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात करी हमने। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, पॉवर्टी एंटेल्स मोर देन द लैक ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, देखिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब ये है कि आप जी सकें और सस्टेन कर सके, और सस्टेन करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स। दैट्स व्हाई whenever you read the definition of poverty, normally what the people are saying, it includes hunger and malnutrition, limited access to education and other basic services, and then after that they simply put etc etc। क्यों पुट किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं हर जगह नीड्स डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में आप कह सकते हैं दैट पीपल शुड हैव एटलीस्ट द एक्सेस टू कंप्यूटर्स, दे शुड हैव इंटरनेट एक्सेस विद देम। So that is also a basic need in case of US as an economy, and there the way to define poverty over there। But हमारे यहाँ ऐसी हम बात नहीं करते हैं, because that is something which is, I would say, not very luxury kind of thing now in case of our country, but at least that is not able to reach to each and everyone in case of our country। अभी भी आप रूरल एरियाज में जाएंगे, ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, then you will see that hardly people are basically aware about internet and computers। तो हमारे यहाँ ये बेसिक नीड में नहीं आता है, but maybe there is a possibility that is a basic need in case of some other country over there। Getting what I'm trying to say? अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां कहां पे बात की गई है पॉवर्टी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन टारगेटिंग द पॉवर्टी इन केस ऑफ आवर कंट्री। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24। So you must be aware article 21 is the most important thing, the right to life। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो चार फंडामेंटल राइट्स हैं जो टारगेट करते हैं रिगार्डिंग पॉवर्टी। ओके, एंड आउट ऑफ दीज फोर आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट टारगेट द पॉवर्टी इन केस ऑफ आवर कंट्री इज व्हाट? आर्टिकल 16 that talk about the right to equality। Okay, then after that we have directive principle of state policy, under that we have article 39, 39A, article 41, 42 and 45। तो कई बार ये हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन वो बना दे कि आउट ऑफ द गिवन आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया what all are talking about, or you can say targeting the poverty in case of our country। So you have the answer for this, and then after that when you talk about the sustainable development goal 1, that is to end poverty in all forms everywhere। और आपको याद होगा आपके यूपीएससी मेंस में एक बार एक टॉपिक पे ऐसे भी पूछा गया था दैट पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। ओके, सो इन दैट सेम वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोल रहे हैं? टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट फॉर्म्स एवरीवेयर ऑन दिस ग्लोब। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बात हुई आपकी फंडामेंटल राइट्स की और डीपीएसपी की। अब देखिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे बोला गया है अ पर्सन इज एक्सट्रीमली पुअर इफ शी इज लिविंग ऑन लेस देन 1.9 US डॉलर पर डे। 2015 के हिसाब से तो अगर आप मान के चलिए अगर हम इन $2 अगर हम
अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली $2 लेते हैं तो इंडिया में कह सकते हैं अराउंड 160, और अगर 1.9 पे जाएंगे तो हम कह सकते हैं अराउंड 150 रुपीज पर डे की बात करी जा रही है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू ऑल्सो नीड टू एडजस्ट दी इन्फ्लेशन ओवर देयर एंड मोर ओवर दी प्राइस डिफरेंसेस, वो आपको एडजस्ट करने होंगे. ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो $1.9 यूएस के और इंडिया के कितने बात करें तो जैसे हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी फैक्टर होता है तो वो अराउंड मान के चलिए उसके हिसाब से हम इस $1.9 को काउंट कर सकते हैं अराउंड समवेयर अराउंड यू कैन से 50 रुपीज पर डे. ठीक है, क्योंकि 24 और 25 रुपीज इज द काइंड ऑफ अ करंट स्टेटस आई एम टेलिंग यू that 24 or 25 rupees is equals to $1 when it comes to the purchasing power parity of the GDP between India and USA. तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इट्स समवेयर अराउंड 50-55 रुपीज पर डे. ठीक है, तो क्या हमारी पावर्टी लाइन 55 के आसपास है या 50 के आसपास है या नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन यू हैव पावर्टी स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. अब देखिए यहां पे बताया गया है the proportion of people living below poverty line has come down from 37.2% in 2004-05 to 21.9% in 2011-12, a decline on 15.3 percentage point. तो क्वेश्चन ये उठता है किस बेसिस पे पावर्टी लाइन नंबर बताए गए हैं. तो दीज नंबर्स आर बीन गिवन एज पर दी रिकमेंडेशन ऑफ तेंदुलकर कमेटी. तो तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये पावर्टी लाइन नंबर्स दिए गए हैं. 2009-10 की बात है, जब सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने पावर्टी लाइन के नंबर दिए थे रिगार्डिंग 2004-05. ओके, एंड दे प्रोवाइडेड एंड ही प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ आवर कंट्री अराउंड 37.2% पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन केस ऑफ आवर कंट्री जब हमने पावर्टी लाइन को एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करी थी. बिकॉज अर्लियर in case of our country when it comes to defining poverty line as per the लाखड़ावाला कमिटी earlier, आप मान के चलिए केवल 2 टाइम के खाने की बात की जाती थी और कैलोरीज इनटेक की बात की जाती थी. दैट मीन्स इन केस ऑफ आवर कंट्री टू बी कॉल्ड एज अ पर्सन अबव पावर्टी लाइन यू जस्ट नीड टू कंज्यूम 2400 कैलोरीज पर डे इन केस ऑफ रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन केस ऑफ अर्बन एरिया. अगर आप इससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं. दैट वॉज द डेफिनेशन गिवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि अब बदल गई है. तो तेंदुलकर कमेटी क्या बोलते हैं कि बिसाइड फूड यू ऑल्सो नीड टू हैव क्लोथिंग, यू नीड टू हैव फुटवेयर्स, देन यू नीड टू हैव बेसिक एजुकेशन. ओके, देन आफ्टर दैट यू नीड टू हैव द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल, एंड देन आफ्टर दैट you also need to have some sort of durable goods at your disposal. Okay, so in a way beside food they included 5 more things as a part of poverty line. What are these? Footwear, clothing, education, primary healthcare. That is specifically you can say about the institutional medical healthcare के बारे में बात की गई है. And then after that we have durable goods. तो इनके हिसाब से 21.9% पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन इन केस ऑफ 2011-12, जो हमारे पास लेटेस्ट एंड ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं पावर्टी के. तो आप कह सकते हैं प्रॉपर एक सर्वे करके जो बताया गया था. दैट सर्वे वाज डन बाय whom? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. दैट वाज द वन who conducted the survey at that point of time. It was the 68th round of survey that was done by National Sample Survey Office, because NSSO अब है नहीं. Now we have something called Central Statistical Organization that is being replaced. So the point is what? No, not Central Statistical Organization. We have now National Statistical Office. They are supposed to provide the numbers regarding the poverty. Okay. उसके बाद बोला गया था in case of urban areas the poverty rate fell 9.8% to 13.7% from 25.7%, while in rural areas it is 16.3 percentage point to 25.7% from 42%. ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे अगर आप में से किसी ने पावर्टी के बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, all these 6 things which I mentioned here as per the definition given by Tendulkar Committee, 33 rupees per day
in case of urban area and 27 rupees per day in case of rural areas. That is what the definition of poverty line has been given. और इस 33 एंड 27 रुपीज पर डे के हिसाब से मान के चलिए 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करें ना, 121 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी 11-12 में जो सेंसस के हिसाब थी, उसमें अगर आप 21% के आसपास कैलकुलेट करें, अराउंड 22% यू नीड टू कैलकुलेट, so you can say it is more than 15 crore people who are living below poverty line. Not 15, it will be even more than that. So if you multiply simply, 12 ekam, so it is, let me simply calculate it instead of giving you any approximate number. So when you calculate 121 multiplied by 21.9%, so that will be around 26.5 crore people were living below poverty line. करीब करीब 27 करोड़ लोग, सोच के देखिए। So 27 crore people at that point of time were not even able to spend 33 rupees per day and 27 rupees per day in case of our country, and that has got the kind of situation we have. Okay. उसके बाद देखिए, अगर हम पुरानी कमिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा अलाक कमेटी, जो मैंने आपको बताया कि वी वर मेनली टॉकिंग अबाउट दी कैलोरी इनटेक. फर्स्ट टू कम अप विद एन ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरीज इनटेक, 2100 in urban areas and 2400 in case of rural areas. Then we have Lakadawala committee, जिनका मैंने भी नाम लिया, 1993. This committee defined the poverty line on the basis of household per capita consumption expenditure. The committee used CPI-IL, that is industrial labor, and CPI-AL, agriculture labor, for estimations of poverty line. Till as recently 2011, the official poverty line were based entirely on the recommendations of the Lakadawala committee of 1993, and again it was mainly on the basis of calorie intake, and same calories के बारे में बात की जाती थी, 2400 और 2100 कैलोरीज के बारे में. तो सोच के देखिए कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 2009-10 तक, imagine almost you can say after 60, how many years of independence, almost you can say 60 years plus of independence, we were mainly talking about poverty in case of our country on the basis of calorie intake only. और हम जागे कब? 2009-10 में, और वो भी तब हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया when it was basically that our poverty line definition was criticized by all the countries at a global level. Even it was criticized by many international organizations कि भैया जो आप पावर्टी बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, so you need to change the definition. तो उस टाइम जो सुरेश तेंदुलकर साहब थे, why I'm saying थे, because he is no more now, so he was the professor in Delhi School of Economics, so he was given this particular task that you need to define, or you need to redefine the definition of poverty line. Okay, so recommendations: consumption expenditure should be calculated based on calorie consumption, जैसे मैंने अभी आपको बताया है. State specific poverty line should be constructed and these should be updated using the CPI-IW. अब तो ये सब outdated हो गया है, तो इसलिए IW और AL के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, because you know this thing. After C. Rangarajan committee recommendation that now we have CPI urban, rural and combined, जो हमने अपनी सेकेंड क्लास के अंदर बात करी थी. Discontinuance of scaling of poverty estimates based on national account statistics, ये सब अब आपका बंद हो चुका है. ठीक है. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन, तो देखिए वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, कमिटी हेडेड बाय सुरेश तेंदुलकर changed calorie based estimation to expenditure based, introduce a new term poverty line basket, which is the basket of all goods selected to determine poverty, जो मैंने अभी आपको बताया, food plus 5 more things. Consumption quantity is fixed the same for both rural and urban people, but price differs. Daily per capita expenditure for rural is 27 per day and daily per capita expenditure for urban is 33 rupees per day, जो अभी मैंने आपको बताया. Estimates that 21.5% of India's population is below poverty line, 21.5 और 21.9%. अब देखिए हुआ क्या उसके बाद, तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन आने के बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि सर देखिए, वट एवर थिंग्स आर इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन, दीज आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द एक्चुअल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी. तो उसके बाद अपॉइंट किया गया किसको? रंगराजन कमेटी को.
तो रंगराजन कमेटी ने क्या किया, 2012 के आसपास इनको एस्टेब्लिश किया गया और 2013 के आसपास इनकी रिकमेंडेशंस आई। साल आगे पीछे हो सकते हैं बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो रंगराजन साहब ने क्या किया, इनकी जो पावर्टी लाइन डेफिनेशन थी, किनकी, तेंदुलकर साहब की जो डेफिनेशन थी पावर्टी लाइन की, उसको थोड़ा और एग्जॉस्टिव कर दिया। कैसे? बिसाइड दो 6 आइटम, व्हाट दो 6 आइटम, फूड प्लस 5, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, क्लोथिंग, देन फुटवियर, देन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड देन यू हैव ड्यूरेबल गुड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ और चीजों को जोड़ दिया, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली कुछ चीजों के नाम बताऊं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, वो था आपका रेंट एंड टैक्सेस। ओके, दैट whatever amount of rent and taxes you people are being paying and whatever amount of charges that you need to bear for the fuel expenses, तो ये उन्होंने उसके अंदर और जोड़ दिया। अब इनके जोड़ने के बाद क्या हुआ कि 2011-12 की जो हमारी पावर्टी के नंबर्स थे, जो अभी मैंने आपको बताया, जो अराउंड 21% थे तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। ओके, इसमें क्या हुआ, जब इन चीजों को और जोड़ा गया तो सिंपल सी बात है, पर डे एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाएगा। तो जो नए पर डे नंबर निकल के आए इनके डेफिनेशन के हिसाब से, वो थे आपके 47 रुपीज पर डे फॉर द अर्बन एरियाज एंड 33 रुपीज पर डे फॉर द रूरल एरियाज। तो इनके जो नंबर्स थे वो बेसिकली बढ़ के हमारे कितने हो गए, किससे, 33 से और 27 से। And as per his definition, it was 21%. So as per Rangarajan committee, the number of people living below poverty line were increased on the basis of these number to 29.6% something. और इनके हिसाब से जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे पावर्टी कम करने के, 2015 तक जो हमें अचीव करने थे, वो हम फेल कर गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हुआ क्या, अब क्या स्टोरी बन के आई। अब स्टोरी ये बन के आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नीति आयोग का गठन किया, नीति आयोग के गठन के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, नीति आयोग के जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे इनफैक्ट, उनसे बोला कि भाई हमें नई डेफिनेशन दो पावर्टी की। और नीति आयोग के 2 साल के कठोर परिश्रम के बाद नीति आयोग इस मुद्दे पे और इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि सर, वी आर रिकमेंडिंग यू टू सिंपली फॉलो द डेफिनेशन ऑफ पावर्टी लाइन विच वॉज गिवन बाय तेंदुलकर कमेटी। तो आप कह सकते हैं आज ऑफिशियली जो हम पावर्टी लाइन फॉलो करते हैं अपने देश में, दैट इज एज पर दी तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन। तो इनकी भी रिकमेंडेशंस आई थी जिसके हिसाब से पावर्टी लाइन बढ़ गई थी, बट मान के चलिए कि अभी करंटली हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड मोर ओवर, देर इज नो न्यू सर्वे हैज बीन डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 2011-12 रिगार्डिंग दी how many people in case of our country are living below poverty line as per the methodology that was given by तेंदुलकर कमेटी। हाँ, हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ डेटा हैं नीति आयोग के, जिसमें हमें यह पता लगता है कितनी गरीबी अभी बची है, बट दीज आर नॉट दैट एग्जॉस्टिव विच इज एज पर द गिवन बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और यू कैन से दैट वाज गिवन बाय अर्लियर द योर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो एक बात तो पावर्टी की देखिए ये आती, तो पहली बात यह है कि हमारे पास करंटली 2022-23 जो खत्म होने वाला है और 23-24 शुरू होने वाला है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 12 साल हो गए हैं देश के अंदर, हमारी गवर्नमेंट्स ने ये बॉदर नहीं किया है कि हमें ये बताएं कि रियलिटी में गरीबी है कितनी। और बाकी जो और सर्वेज हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि बाकी हमारे पास और क्या है। उसके अलावा देखिए, पावर्टी को कैलकुलेट करने का एक और क्राइटेरिया होता है जिसको यहां पे बोला गया है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। जैसे हम कहते हैं ना यूपीएससी के अंदर जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं कि व्हेन यू बेसिकली प्रिपेयर फॉर एसए, नॉर्मली ये लोग बहुत ज्ञान देते हैं ऐसे, जब मैंने खासकर देखा है कि जब आप एसए की तैयारी करते हैं तो यू नीड टू बेसिकली थिंक द थिंग्स द टॉपिक फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एंड योर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पता नहीं कितने पर्सपेक्टिव उसमें लगा देते हो। और होता क्या है, जो बेचारा स्टूडेंट होता है उसको यही नहीं समझ में आता कि इतने पर्सपेक्टिव होते क्या हैं, तो पहले भी उनको इतने पर्सपेक्टिव समझाने पड़ते हैं और उसके बाद उनको बेसिकली बताया जाता है कि तुम ये लिखो। और मैं आपको बताऊं, ऐसे आप जितना बनावटी और आर्टिफिशियल लिखेंगे दूसरे की नॉलेज के हिसाब से, बिकॉज क्योंकि इन 2 टॉपिक्स में से मान के चलिए अब तो पिछले 2 साल से यूपीएससी काफी फिलोसॉफिकल हो गया व्हेन इट कम्स टू आस्किंग द टॉपिक्स इन एसे, बट इफ यू बेसिकली थिंक इन योर ओन वे
and then you will develop your own writing skills to write the essay. I'm telling you, you people will perform comparatively much better. Okay? और वैसे भी आप जानते हैं आजकल तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देने लग गए हैं, खासकर जब आप एग्जाम्स की बात करेंगे, कि उनके पढ़ाए हुए जो लोग हैं उनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट निल हैं, बट ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पावर एंड दी अदर द पीपल आर बेसिकली प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ ज्ञान इन दी अदर कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो. बट इन रियलिटी, if you basically read those things which are required from the examination perspective without wasting any time, then I'm telling you, you people will definitely do good in this examination. ठीक है? तो इसलिए कहा यह जाता है, आप सुनिए सबकी और करिए मन की. अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है? तो आपको समझना है और उसके बाद आपको अपनी खुद की ओपिनियन क्रिएट करनी है. ठीक? तो देखिए, एक डेफिनेशन जो पॉवर्टी की है वो मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हमें हर डायमेंशन से पॉवर्टी को देखना चाहिए. अब कोई पूछे कि भैया पहले हम जो बेसिक बातें उनको तो कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप जान के चलिए सारी डेफिनेशन जो दी गई है ना, ये दी गई है डेवलप कंट्री के द्वारा. और डेवलप कंट्री ऑब्वियसली वट एवर दे आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट द पॉइंट इज व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू काइंड ऑफ टारगेट एट अ ग्रास रूट लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड मोर ऑफ द प्रॉब्लम इन केस ऑफ आवर कंट्री. ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है तो पहले हमें यह देखना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग द वुमेन टू बी एम्पावर्ड. तो यानी कि पहले हमें उन प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, ना कि सिंपली आप वहां पे जाके स्कूल खोल दें और उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, बिकॉज skill training and education will not reach to the women unless until the things which are stopping them to come to the school and moreover going to the ITIs for the purpose of getting the kind of skills or the training, that thing will never be successful. तो पॉइंट क्या है कि पहले आपको जड़ तक पहुंचना है प्रॉब्लम की, देन यू सपोज टू गो फॉर दी सॉल्यूशन ऑफ दैट. ओके? अब देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या बोला गया है? पॉवर्टी इज ऑफन डिफाइंड बाय वन डायमेंशनल मेजर यूजली बेस्ड ऑन इनकम, बट नो सिंगल इंडिकेटर कैन कैप्चर्स द मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ द पॉवर्टी. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंक्लूड्स that you need to have proper health. So basically, poor health, lack of education, inadequate living standard, disempowerment, poor quality of work, the threat of violence, and living in areas that are environmentally hazardous, among others. अगर इस पॉइंट पे आ जाएं तो हम दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई, then you can say talk about कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, all the big metropolitan cities if we talk about in case of our country, तो हम तो बेचारे सारे के सारे महागरीब हो जाएंगे. क्योंकि एयर क्वालिटी के मामले में आप जानते हैं वी आर बेस्ट एट ए ग्लोबल लेवल. चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका NCR में गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, आपका सोनीपत हो, फिर मुंबई हो, मुंबई के आसपास के एरियाज हो, व्हेन यू टॉक अबाउट कोलकाता, व्हेन यू टॉक अबाउट दी बैंगलोर सिटी, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, हर जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा. और आप तो जानते हैं कि मुंबई इज बेसिकली नाउ द वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पॉल्यूटेड सिटी इन केस ऑफ आवर कंट्री. Then after that, factor incorporated. A multidimensional measure of poverty can incorporate a range of indicators that captures complexity of this phenomena. Global Multidimensional Poverty, MPI 2022. It is released by UN Development Program. So what you need to know from examination perspective, as I told you, कि ये जो इंडेक्स है ये लेके कौन आता है, तो आपको ध्यान रखना है UNDP एंड दी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको लाने के लिए. डायमेंशंस, MPI uses 3 dimensions and 10 indicators, which are, first of all, we have education part. Okay, the very first thing that we have as a part of it is basically education. Under education, what we have? Years of schooling and child enrollment, and the weightage is 1/6 weightage each. Health, child mortality and nutrition, 1/6 weightage, 2/6 in total. So 2/6 plus 2/6. Okay, that means you have 6 and 4. That means 2/3. And then after that, standard of living, electricity, flooring, drinking, water, sanitation, cooking, fuel, and assets. So 1/18 weightage each, and then 2/6. So 2/6, 2/6, 2/6 equals to 1. Then you have MPI and Sustainable Development Goals जो UN ने दिए हैं. Since the adoption of 2030 agenda, UNDP has closely aligned the MPI with the Sustainable Development Goals. Global scenario, 1.2 billion people are still living in
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, सोच के देखिए 1.2 बिलियन, और अगर इसके हिसाब से जाए, ये जो है ना आपका एनवायरमेंटल हजार्डस, तो मान के चलिए नंबर कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1.2 बिलियन का मतलब आई एम प्रेटी श्योर आप समझ रहे होंगे कितने, 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। ओके, द रिपोर्ट हाईलाइटेड 72 आउट ऑफ 81 कंट्रीज studied significantly reduce their multidimensional poverty levels in absolute terms during at least one of the periods analyzed. Half of the poor, 593 million, are children under the age of 18, यानी कि बच्चे जो है 18 साल से कम, वो ऑलमोस्ट आधा है जब टोटल गरीब की हम बात करते हैं। द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज हायर इन सब सहारन अफ्रीका, 579 million, followed by South Asia, 385 million. The two regions together are home to 83% of poor people. इसमें आप जानते हैं हमारा इंडिया भी इंक्लूड हो जाता है। और देखिए, द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी फेल फ्रॉम 55.1% इन 5-6 टू 16.4%। ध्यान रखिए, ये 16.4% जो नंबर हमारे हैं, दैट इज नॉट एज पर द ऑफिशियल नंबर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it is as per the National Family Health Survey. India has by far the largest number of poor people worldwide to 22.8 crore, followed by Nigeria at 9.6 crore. तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हमारे देश में गरीबी को चादर लगा के या फिर दीवार लगा के क्यों छुपाया जाता है। ओके, so whenever any foreign dignitary is basically being coming to our country, then you know this thing, what the governments are doing currently to simply put a wall, or what they're doing, they're simply putting a curtain so that the people who have been crossing that particular road, they will not be able to see the poverty in case of our country. But देखिए, एक सिंपल सी बात है, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं हो जाता है। अगर अंधेरा है तो वो रहेगा जब तक आप उसको खत्म नहीं करते हैं। Impact of COVID-19. COVID-19 is having a profound impact on the developmental landscape. The study finds that on average poverty levels will be set back to 3 to 10 years due to COVID-19, यानी कि जो टारगेट से कंप्लीट करने के वो बेसिकली और आगे चले गए 3 से 10 साल तक। अब देखिए, हमारे पास है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। अब मेथोडोलॉजीज क्या है, देखिए इनके बारे में बात करते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपके। This baseline report of India's first ever national MPI measure is based on the reference period of 2015-16 of the National Family Health Survey, जो मैंने अभी आपको बताया। It uses the globally accepted and robust methodology developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative and the UNDP, जो अभी मैंने आपको बताया Multidimensional Poverty Index. It captures multiple and simultaneous deprivation faced by households. Okay, parameters क्या हैं? NMPI is calculated using 12 indicators: nutrition, child and adolescent mortality, antenatal care, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets and bank account. जनधन योजना जानते हैं आप? They've been grouped under 3 dimensions, namely हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जा रही है, तो देखिए यहां पे क्या दिया गया आपको, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो वहां पे है द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द नीति आयोग। ओके, देन आफ्टर दैट 51.91% of population in Bihar is poor as per the new methodology, followed by Jharkhand 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79, मध्य प्रदेश 36.65 एंड मेघालय। तो देखा जाए सारी स्टेट्स आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की देखने को मिल जाती हैं। आपको याद होगा एक पुरानी टर्म जिसका नाम था आपका बीमारू, बीमारू स्टेट्स, बिहार, एंड यू नो दिस थिंग, यू हैव मध्य प्रदेश, यू हैव राजस्थान एंड देन यू हैव UP. So still, but exception is here in the name of Meghalaya.
केरला रजिस्टर्ड लोएस्ट पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल्स 0.71%। देखिए एजुकेशन का फर्क, फॉलोड बाय पुडुचेरी 1.72, लक्षद्वीप 1.82, गोवा 3.76 एंड सिक्किम। इन सारे स्टेट्स के जब क्लास खत्म होगी एक बार जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे लिटरेसी लेवल क्या है, एंड देन ट्राई टू कॉरिलेट। लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर पुअर इंक्लूड तमिलनाडु 4.89, अंडमान निकोबार 4.3, दिल्ली 4.79, पंजाब 5.59, हिमाचल प्रदेश 7.62 एंड मिजोरम 9.8%। तो ये बेसिकली रिजल्ट्स निकल के आए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ आपका। अब सुनिए आगे। देखिए ये तो एक बात हो गई कि जो हमारे नीति आयोग ने बनाया, उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे मान के चलिए अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि ना खाने को है ना पीने को है, पीने की बात पानी से यहाँ पे गलत मत समझिएगा, ठीक है। ना खाने को है ना पीने को है ना रहने को है और ना ही आपके पास तन ढकने के लिए कपड़ा है। सो यू बेसिकली यू आर एब्सोल्युटली पुअर। और इस तरह की पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? नॉर्मली आपको मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि ये देखना है कि सोसाइटी की एवरेज इनकम क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है अराउंड 2500 यूएस डॉलर के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो लोग इस पर कैपिटा इनकम से कम कमा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं, वो बेसिकली गरीब हो गए। ओके, बट आप जानते हैं इंडिया के केस में हम रिलेटिव पॉवर्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज इन आवर कंट्री वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर बेसिकली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? ये नॉर्मली इस इंडिकेटर को यूज किया जाता है इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, कि जहां पे लोगों के पास बेसिक चीजें तो हैं एट द डिस्पोजल, बट दे आर नॉट हैविंग, दे आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड दी काइंड ऑफ एवरेज स्टैंडर्ड मेंटेन बाय दी सोसाइटी। ठीक है, जैसे घर नहीं है, बेसिक गाड़ी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड। फिर आता है हमारा पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो। जैसे अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, $1.9 है। बट अगर यहाँ पे मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो का मतलब होता है शीर्ष गणना अनुपात। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं कहता हूं कि इंडिया में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं 121 करोड़ पॉपुलेशन में से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो ये नंबर आ जाएगा करीब करीब हमारा 21% के आसपास। तो 21% वट एवर वी आर बीइंग गेटिंग हियर इज नोन एज अ हेडकाउंट रेशियो। तो हेडकाउंट रेशियो मतलब इतनी प्रतिशत जनसंख्या आपके देश में गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक, पॉवर्टी गैप रेशियो ये दिया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो पॉवर्टी गैप रेशियो में क्या किया जाता है? दे बेसिकली सी दैट वट एवर नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वो गरीबी रेखा से कितनी दूर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि पॉवर्टी लाइन है 50, ए खर्च कर रहा है 10 रुपए और डी खर्च कर रहा है 40 रुपए, तो दोनों ही गरीबी रेखा से नीचे हैं, परंतु ए गरीबी रेखा से ज्यादा दूर है और डी जो है वो गरीबी रेखा से कंपैरेटिवली कम दूर है। तो इसके केस में गैप हो गया कितना? 40, और इसके केस में गैप हो गया आपका 10। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पॉवर्टी गैप रेशियो के अंदर हम जो सोसाइटी में जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनकी गैप को जोड़ के उसका एवरेज निकाल के फिर हम ये देखते हैं कि ऑन एन एवरेज लोग पॉवर्टी, जो हमारा पॉवर्टी नंबर है, उससे ऑन एन एवरेज कितनी दूरी पे रह रहे हैं। तो अगर ये रेशियो आपका कम आएगा 3%, 4%, 5%, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वट एवर नंबर ऑफ पीपल हु आर बीइंग लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर जस्ट नियर टू द पॉवर्टी लाइन, and with the little efforts of the government they will be able to cross the poverty line। बट अगर ये रेशियो आपका 10, 20, 30, 40% है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं दे बीइंग क्वाइट फार फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन नंबर्स। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, रेशियो अगर कम है तो बेहतर है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। और हमारे इंडिया का जो रेशियो हमें लास्ट टाइम वर्ल्ड बैंक ने 2011-12 में बताया था, वो रेशियो हमारा करीब करीब 4% के आसपास है। नो,
आई थिंक नॉट इवन 4%, दैट इज इवन लेस देन दैट, क्योंकि काफ़ी पुराना डेटा है, हमारे भी माइंड से कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, बट द पॉइंट इज वॉट, it is less than 5%. So whatever number of people are being living below poverty line in case of our country, they're not very far from the poverty line numbers in case of our country. Getting what I'm trying to say? अब आगे बात करते हैं. Poverty trap, a situation where an unemployed getting unemployment allowance is not encouraged to seek work unemployment because his her after tax earning as employed is less than the benefits as unemployed, also known as the unemployment trap. यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपको दे रही है बेरोजगारी भत्ता, और उस बेरोजगारी भत्ते से क्या हो रहा है, आपका खाने पीने का खर्चा चल रहा है, और अगर आप काम करने जाते हैं तो काम करके जितना आप कमाते हैं वो बेसिकली आपका क्या है, वो आपकी जो अलाउंस है उससे कम है. तो आपको लगता है क्या करूंगा काम करके, बेटर आराम से बैठता हूं. जैसे अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि इंस्टीड ऑफ गिविंग द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग डूइंग करंटली, दे बीइंग सिंपली गिविंग फ्री फूड टू पीपल. आई वुड से फ्री इट ओनली बिकॉज दे आर बीइंग ऑफरिंग एट 3, 2 and 1 rupees per kg इन केस ऑफ राइस, व्हीट एंड मिलेट्स. ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में पीएम किसान स्कीम के अंदर हमारी गवर्नमेंट 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है हर साल. फिर हमारे पास एमजी नरेगा है, जिसके अंदर यू नो दिस थिंग दैट वन फैमिली per person, you know, in one family will be able to get a job for 100 days. And for what kind of work? Any kind of, you know, non-manual, you can say skilled worker, unskilled worker, they will be able to get it. तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक बार में पैसा ना देके उनको बेसिकली कुछ बेसिक सा करवा के उनको हम पैसा दे रहे हैं. सो इन अ वे, व्हाई इन केस ऑफ आवर कंट्री आई वुड से पीपल आर नॉट वेरी कीन कि भैया जॉब मिले या वो सब मिले, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली इन केस ऑफ आवर कंट्री, दैट गवर्नमेंट्स आर बीइंग एबल टू कंट्रोल देम विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ यू नो मेजर्स. तो उसमें क्या होता है कि हमारा वोट बैंक भी चलता रहता है और हमारा यू नो जो गरीबी है वो भी हमारी कंट्रोल रहती है. तो इन अ वे द गवर्नमेंट्स आर बीइंग एबल टू टैक्स whom? The rich, the people. A government is being able to tax the middle class people, and then after that the government is being able to take care the poor people in case of our country. तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ना देके वो इस तरीके से करेंटली हेल्प कर रहे हैं. गेटिंग? फिर आया हमारा पॉवर्टी लाइन बास्केट, जो बताया भी आपको, द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इन द पॉवर्टी लाइन बास्केट, जो तेंदुलकर कमेटी में मैंने आपको 6 चीजें बताई. बिलो पॉवर्टी लाइन, that same thing, whatever number is being fixed by the government is nothing but the below poverty line level. And then you have something called Palmer ratio. The Palmer ratio is a measure of inequality. जैसे हमारा आप मान के चलिए जिनी कोएफिशिएंट होता है ना, उसी तरह से कुछ है ये. It is a ratio of richest 10% of the population's share of gross national income divided by the poorest 40% share. Okay, it measures inequality similar to the गिनी कोएफिशिएंट. फाइन. देन हमारे पास कुज़नेट्स कर्व आया. कुज़नेट्स कर्व में भी यही है, और कुज़नेट्स कर्व क्या बोलते हैं कि जब देश में डेवलपमेंट होगी तो सिंपल सी बात है इनइक्वालिटी बढ़ेंगी, बट विद टाइम इनइक्वालिटी आपको कम होती भी दिख जाएंगी. यानी कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगेगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी आपकी कम होती चली जाएंगी. तो बेसिकली आपके प्रीलिम्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे ये पाल्मा कर्व क्या हो गया, देन कुज़नेट्स कर्व क्या बताता है. सो यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. तो आपको ये नहीं कि आपको कर्व बनाने को बोलेंगे कि भैया कर्व ड्रॉ कर दो. नो, दे विल ओनली आस्क यू दैट व्हाट इज द बेसिक यू नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कर्व. गिनी कोएफिशिएंट की बात करेंगे. एन इनइक्वालिटी इंडिकेटेड इन इकोनॉमी, द कोएफिशिएंट वेरीज फ्रॉम 0 to 1. अ जीरो गिनी कोएफिशिएंट इंडिकेट्स अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, जो नामुमकिन है, आप जानते हैं. Every household earning the same level of income, while one signifies a situation of absolute inequality, that is a single household earning the entire income in an equal country. तो 0 भी पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? इट इज इन बिटवीन. तो नॉर्मली आपको देखने को क्या मिलेगा, डेवलप कंट्री में दे आर बीइंग गोइंग टुवर्ड्स 0 एंड डेवलपिंग कंट्री में दे आर बीइंग गोइंग टुवर्ड्स 0.5, यू नो काइंड ऑफ नियर टू दैट. इस तरह से ये चलता रहता है हमारा. देन आफ्टर दैट हमारे पास लॉरेंस कर्व है, 45 डिग्री वाला कर्व. अ ग्राफ शोइंग द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ अ इकोनॉमी.
इट इज़ ए रिगरस वे टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। तो ये आपको बताया गया है कि ये हमारा बेसिकली इनइक्वालिटी का कर्व हो गया, और जो अभी यहाँ पे आपको बताया है गिनिंग कोएफिशिएंट एंड द अदर इज बीइंग काइंड ऑफ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब आए आप देखिए नेक्स्ट जो चीज आती है, बहुत सारी चीजें पॉवर्टी में, बट रियलिटी क्या है वो हमें नहीं मालूम है। ठीक, सुनिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस। तो पहली बात तो देखिए, जो मुझे जो मतलब ठीक है कि 2020-21 में कोरोना चल रहा था, तो वी पीपल वर नॉट एबल टू कंडक्ट दिस सेंसस, बट नाउ द थिंग्स आर बीइंग काइंड ऑफ फाइन नाउ। तो वी शुड कंडक्ट दिस सेंसस एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि देखिए जो हमारे पास पॉपुलेशन के नंबर हैं, गरीबी के नंबर हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस के नंबर है, दैट इज ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 12 ईयर ओल्ड। So we have a need to do the census as early as possible. But कब होगा, कैसे होगा, कब चलेगा, that is hardly we have any kind of information about. Okay. Socio-economic caste-based census की बात करेंगे to estimate the BPL population. SECC followed a 3-step process: automatic exclusion, automatic inclusion, neither automatically included nor automatically excluded. Criteria क्या था? Household with one room with no solid walls and roof, households with no adult male age 15 to 59, female headed households, households with differently abled member, households with no able bodied member, SC/ST household with no literate member above the age of 25 years, landless households deriving major income from manual labor. फाइंडिंग्स क्या थी 11-12 की, क्योंकि वही लास्ट टाइम सेंसस हुआ था। It was found that the percentage of people living below poverty line 11-12 was 30.95%. देखिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट सेंसस कराए और ये सब करवाए तो हो सकता है रियलिटी निकल के सामने आ सकती है, बिकॉज यू नो दिस थिंग कि लास्ट टाइम जब आप बात करते हैं कि जब 2019 में जनरल इलेक्शन हुए थे, तो दैट टाइम अ रिपोर्ट वाज सपोज्ड टू कम अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ आवर कंट्री एंड दैट वाज क्वाइट हाई, अराउंड 6.8%. तो उस टाइम गवर्नमेंट ने that delayed that report because the elections were coming. तो मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सेंसस है कि once the elections will be done and the results will come out, then the government of India might be kind of interested to do the census and to find out the poverty level in case of our country कि एक्चुअलिटी में चीजें है क्या। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, पता लगेगा आने वाले टाइम में। So 30.95% in case of rural areas and 26.4% in case of urban area. That was the numbers given by the government of India. ठीक है, तो देखिए ये तो चीजें रिलेटेड हुई आपकी पॉवर्टी से कि पॉवर्टी में अभी हमारे पास है क्या, और आप जानते हैं हार्डली ही कुछ है, क्योंकि जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक हमें आइडिया नहीं लग पाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री. सो वी नीड टू वेट फॉर इट. वी नीड टू बेसिकली काइंड ऑफ हैव अ पेशेंस. ठीक है, धैर्य रखना होगा और जल्दी ही हमें पता लगेगा कि पॉवर्टी के नंबर कब आएंगे और एक्चुअलिटी में पॉवर्टी है कितनी. ठीक, अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की. देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आई वुड से इट इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड पॉवर्टी इन केस ऑफ एनी कंट्री. क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके पास रोजगार होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, देन यू विल अर्न आउट ऑफ इट. कमाएंगे तो आपके हाथ में आएगा पैसा, मनी, और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी यू विल बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक थिंग्स इन लाइफ. बट ध्यान रखिए दैट मनी शुड बी एडिक्वेट इनफ दैट यू विल बी एबल टू अफोर्ड ऑल दी थिंग्स इन योर लाइफ. गेटिंग? बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के. Unemployment is a phenomena that occurs when a person who is capable of working and is actively searching for work is unable to find work. तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि अनएम्प्लॉयड कहते किसे हैं देश के अंदर. लॉजिक सिंपल सा है, अगर आपकी एज 15 से ज्यादा है तो 15 से ज्यादा होने का मतलब ये थोड़ी सारे लोग 15 से ज्यादा वाले काम करना चाहते हैं. इफ योर एज इज मोर देन 15 एंड यू वांट टू वर्क, आप काम करना चाहते हैं परंतु आपको काम नहीं मिल रहा है, and you're not being able to get work because of two reasons only, mainly two reasons ये होते. पहला, the kind of work you want to do वो आपको नहीं मिल रहा है, and secondly the kind of wage offered to you for the work is not acceptable to you. इसलिए आप क्या कर रहे हैं? आप जॉब ढूंढ रहे हैं. ठीक है,
जॉब ढूंढते 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 काफी टाइम लग गया, नहीं मिली तो आप अनएम्प्लॉयड है, बट जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन कर ली आप एम्प्लॉयड है। गेटिंग? इट इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। हेल्थ इन व्हाट सेंस? इकोनॉमिकली। The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है। क्या है बताता हूं, देखिए आपको। अगर मेरे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, तो पहले मुझे ये जानना है कि उनमें से कितने लोग 15 ईयर्स प्लस वाले हैं। मान लीजिए अगर मैं रफ नंबर लेके चलूं कि मैं कहता हूं कि चलिए 100 करोड़ लोग हैं जो 15 साल से ज्यादा की एज के हैं। अब इन 100 करोड़ लोगों में से मुझे यह देखना है कितने लोग जो 15 साल से ज्यादा हैं वो काम करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं 50 करोड़ लोग हैं दोज हु वांट टू वर्क। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये कहलाएगी हमारी वर्कफोर्स आउट ऑफ 150 और 140 करोड़ पीपल। ठीक है, अब देखिए इस 50 करोड़ में से अगर 5 करोड़ लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पे हो जाएगी 10%। गेटिंग? तो देखिए क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन कैलकुलेट करता है वो बताते हैं आपको। जैसे पहले हमारे पास क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इट डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट on the following activity status of an individual: working, engaged in economic activity, employed, seeking or available for work, unemployed, neither seeking nor available for work। ठीक है, तो बेसिकली इन दो से मतलब है। The first to constitute the labor force and unemployment rate is the percentage of the labor force without work। जो भी आपको बताया है यही फॉर्मूला आपको दे दिया यहाँ पे परसेंटेज, तो वही हमने किया है 10%, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं ऐसे। इट इज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आजकल देखने को मिल रहा है, कोविड-19 के बाद रिसेशन की बात हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो साइक्लिकल है। तो अभी बुरा समय आया है तो अच्छे दिन भी आएंगे। Cyclical unemployment figures in India are negligible. It is a phenomena that is mostly found in capitalist country। क्योंकि आप बोल रहे हैं ना हमारे देश में तो कोई मंदी बंदी नहीं है, हमारा जीडीपी तो 6.8 6.1 के हिसाब से ग्रो करने वाला है। सो वी आर नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय दी काइंड ऑफ रिसेशन और स्लो डाउन एट ए ग्लोबल लेवल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ आउटडेटेड हो जाते हैं लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को तो इन दैट केस व्हाट हैपन, यू विल फेस अनएम्प्लॉयमेंट। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारे देश की 69% लेबर फोर्स विल बी इंपैक्टेड इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इट इज अ लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। डिस्गाइज छिपी हुई बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, यानी कि जिस काम को करने के लिए 2 लोग चाहिए वहां पे 5-5 लोग लगे। हम देखो ना शहरों में आजकल, पहले तो हमें केवल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती थी गांव के अंदर, एक छोटा सा खेत है, फैमिली के सारे लोग लगे हैं काम करने में। ठीक है, अब क्या है, अब तो आप शहरों में भी देखेंगे एक छोटी सी दुकान है, घर में जितने भी लोग हैं सब लगे हुए उसी दुकान में काम करने के लिए। सो यू कैन से 2-3 पीपल विल बी इनफ, सफिशिएंट इनफ टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। बट अब फैमिली में बाकी लोगों को काम मिल नहीं रहा है तो बेटा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब एक ही दुकान पे लगे हुए हैं। यू मस्ट हैव सीन इन केस ऑफ चांदनी चौक एरिया, जहां से मैं आता हूं, तो मैं देखता हूं कि घर के फैमिली मेंबर लगे हुए हैं। ठीक, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, इट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। ये काफी कुछ मान के चलिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो भी है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, हाँ जी, ये है एक मेन अनएम्प्लॉयमेंट का कारण हमारे देश के अंदर, दैट वी हैव द डिमांड फॉर लेबर बट वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर सप्लाई ऑफ लेबर। हमें एजुकेटेड लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में लोग डिमांड करते रहते हैं, अच्छी लेबर दो, सफिशिएंट लेबर दो, एफिशिएंट लेबर दो, स्किल्ड लेबर दो, बट नहीं मिल पाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन केस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
और आप जानते हैं हमारे देश में जब एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें कितना आउटडेटेड चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। It is a category of unemployment arising from the mismatch between the jobs available in the market and the skills of the available workers in the market. That is what we have. Frictional की बात करें, the frictional unemployment, also called as search unemployment, refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job, is switching between the job. यानी कि जब आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो ये भी बेसिकली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि साल में महीना, डेढ़ महीना, कुछ हफ्ते के लिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, अदरवाइज यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वर्क एंड यू आर बेसिकली गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। अब देखिए, ये हमें कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे पहला देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज अ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कफोर्स में आते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इट इज अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन दी पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे देश में घटता जा रहा है। प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन दी पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी आपको बताया, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन दी लेबर फोर्स। ठीक है, अब देखिए करंटली हमारे देश में इन दो बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट की जाती है, और कैलकुलेट कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये कैलकुलेट करते हैं, जो काम करते हैं अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर ये काम करते हैं। एनएसओ क्या करता है? हर 3 महीने में करता है periodic labor force survey, okay, and they're providing the unemployment information in the urban areas on quarterly basis, okay, quarterly basis पे आपको information मिलती है, यानी कि not 1/3, I would say we are supposed to write in this way: April, May and June, April, May, June, then July to September, then अक्टूबर टू दिसंबर एंड देन जनवरी टू मार्च। तो 4 बार रिपोर्ट दी जाती है कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एंड देन दे प्रोवाइडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट यू कैन से द कंप्लीट कंट्री। तो नॉर्मली जो हमें एनुअल रिपोर्ट मिलती है वो हमें मिलती है, आप कह सकते हैं जुलाई टू जून रिपोर्ट हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हमें अर्बन, रूरल और कंप्लीट कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो पता लगती है। अदरवाइज क्वार्टरली बेसिस पे हमें अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है। तो दीज सर्वेज आर कंपैरेटिवली मोर फास्टर। तो एक्टिविटी स्टेटस बेसिस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप 12 महीने में 6 मंथ्स प्लस, जो कि 6 महीना 1 दिन, 6 महीना 2 दिन, कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर आप साल में 6 महीने से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं मेजॉरिटी बेसिस पे, तो आपको पूरे साल के लिए एम्प्लॉयड माना जाता है। ओके, और दूसरा जो हम अर्बन एरियाज का बताते हैं एक्टिविटी स्टेटस, यानी कि जो 7 दिन का होता है, उसमें हम ये देखते हैं द एक्टिविटी स्टेटस डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सर्विस नोन एज अ करंट वीकली स्टेटस बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका 7 दिन का वर्किंग स्टेटस देख के बताते हैं कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। और यहां पे देखेंगे डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड, जो कि आपका 1 साल का है, एंड द एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस पीरियड ऑफ द लास्ट 365 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे, इट इज नोन एज द मेजर ऑफ यूजुअल स्टेटस। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में बताई जाती है ईयरली बेसिस पे, वो बेसिकली आपकी इस बेसिस पे होती है। दैट इज व्हाट वी हैव। तो मान के चलिए किसी भी बंदे को एम्प्लॉयड हमारे देश में तब कहा जाता है जब वो 6 महीने से ज्यादा काम करता है, एंड दैट 6 मंथ प्लस कुड बी 6 मंथ 1 डे, 2 डे, 3 डे, इट कुड बी एनीथिंग। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर देखिए लेबर फोर्स, जो भी मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजीज, पर्सन्स आर हु आर ईदर वर्किंग और काइंड ऑफ सीकिंग फॉर जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, situation when unemployed benefits discourage the unemployed,
फ्रॉम गोइंग टू वर्क, जो अभी हमने डिस्कस किया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में. वर्कफोर्स, ऑल पीपल इन द एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स, एंड वर्कफोर्स इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली द लेबर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल किया था 100 करोड़ लोग जो हैं 15 साल से प्लस हैं. तो ये है हमारी काइंड ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन. ओके, देन आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया, रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन अ पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद एक चार्ट दिया गया हमें कि क्या कॉज है इनइक्वालिटी के. आई एम प्रीटी श्योर दैट इज नॉट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ you, so I just need to dim the brightness here so that the things will be kind of little bit visible to you. तो लिखा गया है फेलियर ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और आप जानते हैं जितना ज़्यादा ऑटोमेशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी. लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ITIs के अंदर जो ट्रेनिंग हमारे देश में मिलती है दैट इज क्वाइट आउटडेटेड. इनफैक्ट करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, बिना पढ़े लिखे सर्टिफिकेट वहाँ पे पैसे देके मिल जाते हैं. एमरजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वाइडनिंग द स्किल अनस्किल डिवाइड, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि GDP ग्रोथ होती रहती है बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर एंड बिकॉज द एग्जिस्टिंग कंपनी, एंड दी न्यू जॉब्स आर नॉट क्रिएटेड. जॉबलेस ग्रोथ, जो 2 बार UPSC हमारे मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है. फेलियर ऑफ डेवलपमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज विद हैवी रेफरेंस ऑन इंपोर्ट. आप जानते हैं इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एरिया यू नीड टू मेक दी क्वालिटी प्रोडक्ट. और क्वालिटी प्रोडक्ट आपके तब बनेंगे जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, जो कि हम वन ऑफ द लीस्ट करते हैं एट ए ग्लोबल लेवल. यू नो दिस थिंग. सोशल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज एंड देयर रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर. जानते हैं सोशल इश्यूज जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे हैं अभी भी, चाइल्ड मैरिज हो गया, लड़कियों को घर से बाहर काम करने नहीं भेजना है, एजुकेशन के लिए नहीं भेजना है, वो सब देखने को मिलता है. रीजनल एंड इंटर स्टेट इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अगर आप बात करेंगे when you talk about the North India, South India, when you talk about the income level and the other, you will find huge amount of divide over there. Urban crimes such as human trafficking, sexual assault, labor, child labor, etc. These are kind of quite common. So these are all the causes of inequality. और ये basically आपके तभी कम हो सकते हैं when you people will be able to take care the unemployment issue, and with the help of that our poverty will be kind of goes down. ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर्स में मुझे आपको इतना बताना था. नॉर्मली जब हम क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हमारी 3 क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर कभी 3, कभी 3.5, कभी 4, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि अगर ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, डिस्कशन काफ़ी बढ़ जाती है तो क्लासेस खिंच भी जाती हैं. अदरवाइज नॉर्मली 7-8 घंटे का काम है, ये हमारा काम हो जाता है. यहाँ पे तो मैंने आपके साथ आई हैव टेकन जस्ट एन काइंड ऑफ 1 hour टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग. But there we need to kind of discuss the things from all the perspective. I won't say from the social, political, economic and the other dimensions. It's just that we need to make your opinion regarding that. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही बात करना था. So now when we people are going to meet in the next lecture, we are coming with the new topic. तब तक के लिए thank you very much and I really hope कि आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी and you people are going to perform really well in your prelims exam. चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब PW. टेक केयर.